Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Union Minister for Surface Transport as well as Micro, Medium and Small Industries Nitin Gadkari has said that the sector needs 50 to 60 lakh crores of FDI to revive not just the industry but also the coronavirus hit economy. This on a day when Chinese companies have been told that they cannot bid for any highway project. Very two important statements coming from the minister. Nitin ji is with us now. Nitin ji, नमस्कार. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको बहुत वर्षों से जानती हूं, मुझे पता है आपके माइंड में जो होता है आप वही बोलते हैं. अभी अगर हम इकोनॉमी की हालात देखें, सबको फिक्र है, कोरोना वायरस की तो फिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों को डर है. और मैं बहुत से मजदूरों को मिली, बहुत से फैक्ट्री ओनर्स को मिली रिपोर्टिंग करते के दौरान, और उन्होंने कहा कहीं ये ना हो कि गरीबी हमें पहले मार दे, वायरस तो बाद में आएगा. इकोनॉमी को लेकर बहुत डर है सब लोगों को. तो आप अपनी असेसमेंट दीजिए कि अभी इकोनॉमी के क्या हालात हैं. पहली बात तो ऐसे कि मैं आपने जो मेरे नाम पर जो स्टेटमेंट बताया उसको सुधारना चाहता हूँ जी. मैंने ये कहा था कि हमारे देश का टोटल जीडीपी की जो आती कीमत वो 200 लाख करोड़ है. उसमें से 10% 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज डिक्लेयर किया है. और जो अनुमान इकोनॉमिक एक्सपर्ट निकालते हैं और जो उनने मैंने सुना है उनकी बात, इसके आधार पर कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को इस साल में जो बजट डिफिसिट आएगा वो कम से कम 10 लाख करोड़ का आएगा. क्योंकि पिछले 4-5-6 महीने से लगभग इकोनॉमी कोरोना कोविड-19 के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है. तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आज इस इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में और निश्चित रूप से आज लिक्विडिटी को बढ़ाना सबसे बड़ी आवश्यकता है जी. और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास जो जगह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड सेक्टर है, रेलवे है, एविएशन है, शिपिंग है, पोर्ट्स है, पावर है, और जिस सेक्टर में आज भी हम बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं. तो हमने ये जो प्लान बनाया इसमें 2 प्रकार का बनाया, जो मेरे विभाग कोशिश कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को, ग्रोथ रेट को बढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं. तो हम बड़े प्रमाण पर इस बार NHI में विदाउट गवर्नमेंट गारंटी, हमारे खुद का AAA रेटिंग है NHI का, और हमारा टोल का इनकम इस साल तक 28,000 करोड़ का हमारा अनुमान था, पर अभी इस साल एंड तक हम 40,000 करोड़ तक ले जाएंगे. अभी फिलहाल हमारा 28,000 करोड़ था, कुछ नुकसान हुआ है, हमारा कम हुआ है, पर ओवरऑल एंड तक 40,000 करोड़ हमारा टारगेट था जी. और 5 साल में हमारा टोल इनकम 1 लाख करोड़ तक जाएगा. अब हमने इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस भी किए हैं कि हम रोड के बाजू में हमारे पास काफ़ी जगह है, वहाँ जगह हमारी होगी पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी के होंगे. तो पर केजी गैस पर और पेट्रोल पर भी, डीजल पर भी हमको कमीशन मिलेगा. दूसरी ओर रोड साइड एमिनिटीज़ कर रहे हैं. तीसरा, रोड के बाजू में हम लोग विशेष रूप से लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट के लिए भी हमने योजना बनाई है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए हमने प्लान की है कि जैसे हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं. तो 22 ग्रीन हाईवे में जैसे दिल्ली मेरठ का काम लगभग 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा. अपने दिल्ली का 16 लेन का रोड देखा ही है, राम स्वामीनारायण मंदिर के सामने, और वो आगे मेरठ तक है. और मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4-4.5 घंटे लगते थे, मेरे अंदाज से 50 से 55 मिनट में आप आ जाएंगे. तो उसी प्रकार के हम दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे हैं. दिल्ली से अमृतसर कटरा हाईवे का लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है. काफ़ी हाईवे बड़े बड़े हम बना रहे हैं. तो ये सब हाईवे में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ग्रीन हाईवेज़ है. तो अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ जो कंसेप्ट क्या था जी. दिल्ली मुंबई के लिए अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये जो आज एग्जिस्टिंग रोड है, इसके आजू बाजू में अगर हम हाईवे बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ आती, क्योंकि ये डेवलप एरिया है. हमने अलाइनमेंट को बदला है. हमारा हाईवे सोना से शुरू होगा, गुड़गांव के पास से, और सोना से सवाई माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम से होकर वडोदरा से मुंबई जाएगा. इसकी विशेषता यह है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो हमारी जो कॉस्ट है इसमें ये 10 लाख से 20 लाख रुपए एकड़ आई है एवरेज. जी जी. स्वाभाविक रूप से 16,000 करोड़ हमने हाईवे पे कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में बचा है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाईवे साधारण दिल्ली से मुंबई आप कार से एक 12-12.5 घंटे में जा सकोगे.
और इसके साथ साथ ट्रक जो है आज दिल्ली से मुंबई 10 से 12 घंटे में पहुंच नो नो सके। 12 से 12.5 घंटे। अच्छा, मैंने हाँ, अभी मैंने अभी सफर किया, मुझे 2 दिन लगे। आपको 12.5 घंटे में पहुंचा देंगे नॉन स्टॉप अगर आप जाएगी तो जी। साधारणतः 110-120 किलोमीटर के स्पीड से आप जा सकेगी, तो अच्छा। आराम से आप पहुंच जाएगी। तो ये मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाओगे और अमृतसर से कटरा। तो ये जो हाईवे बन रहा है इसमें से आप कभी उसमें जाइए, मैं जी। आपकी व्यवस्था करूंगा। जी। 62 में से 32 पैकेज अवार्ड भी हो गए, काम जी। जोरों में शुरू है। लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरा हो गया है और ये हाईवे 3 साल के अंदर पूरा होगा। अब हाईवे बनने के पहले दोनों बाजू में लैंड अवेलेबल है, तो जी। हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, क्योंकि अब एमएसएमई भी मेरे पास है और जी। हाईवे का भी मैं मंत्री हूँ, तो जी। हमारे कानून में जी। एनएचआई को अधिकार है कि रोड की कीमत वसूल करने के लिए हम्म। बाजू की डेवलपमेंट हो सकती है। तो हम्म। जैसे आपकी लेदर इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जी। आगरा में है, नोएडा में है, फिर आप देखिए चेन्नई में है, मुंबई में धारावी में 1.5 लाख लोग काम करते हैं लेदर इंडस्ट्री में। तो मैंने अब कहा कि इस हाईवे के आजू बाजू में हम लोग कम से कम 12 से 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज बना रहे, जहाँ की लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 20 लाख रुपए एकड़ के अंदर होगी और वहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सबकी कनेक्टिविटी कंसर्निंग डिपार्टमेंट करेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते घर भी बन जाएंगे और ये जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज जो बनेगा, इसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और उसके साथ साथ पोर्ट से जोड़ा जाएगा। अब देखो, एक जैसे अभी मैं एक ही उदाहरण दूँ, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की, इसका टोटल टर्नओवर 1,45,000 करोड़ है। इसमें से 85,000 करोड़ डोमेस्टिक है और 45 से 55,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। तो हम ये लेदर वालों को करें, डिजाइनिंग से लेकर ऑल टाइप ऑफ थिंग एक ही जगह, जैसे चाइना में हुई, एक ही क्लस्टर में सब काम होगा। पर सर, लेबर की जो इश्यू है, जो श्रमिक मजदूर है, जो हमारा मजदूर है, जो गांव थोड़ा सा चला गया है। आपका वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा एक बार खत्म कर देता हूँ जी। शॉर्ट जी। में। जी। 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 तो जी। उसमें ये सब करने के समय ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमारी एमएसएमई को हमको अपग्रेड भी करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। अभी हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन 29% है और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और टोटल एक्सपोर्ट देश का 48% एमएसएमई से होता है और इसके अलावा अभी तक 11 करोड़ जॉब हमने क्रिएट किए हैं। अब हमारी इकोनॉमी को अगर अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी वाइज, तो हमको हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी अच्छी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो नहीं है वो बाहर से लेनी पड़ेगी, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और क्वालिटी अच्छी सुधरे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इसके साथ है, कि अब एमएसएमई का स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी कुछ जगह भी है, मुंबई में है कुछ। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई एमएसएमई जो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, उसका पहले हम एक सिंप्लीफिकेशन की मेथड से उसका रेटिंग कर देंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बैंक का कैसा है, जीएसटी का कैसा है, इनकम टैक्स का कैसा है, इसके आधार पर। और फिर उनके इसमें हम लोग 15 करोड़ तक इक्विटी हम सरकार की तौर से डालेंगे, फंड ऑफ फंड 50,000 करोड़ की हमने प्रोविजन की है। और ये इक्विटी देने के बाद वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। और मेरी अभी 4 दिन पहले अमेरिका के करीब 10,000 इन्वेस्टर के साथ बात हुई, दुबई के इन्वेस्टर के साथ बात हुई और मैंने उनको कहा कि आप ये एमएसएमई में पैसा डालिए, ये एक्सपोर्ट करने वाली अच्छी एमएसएमईज है। सवाल ये है बरखा जी, इंपॉर्टेंट ये जी। है कि हमारे देश के इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई दोनों मिलाकर कम से कम 50 से 60 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, एमएसएमई से लेकर, एनबीएफसी से लेकर बैंकों तक, सभी फील्ड में अगर 50 से 60 लाख करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट आती है, तो हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड एंड सप्लाई इंप्रूव होगा और उसके साथ हमारी इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी। और इस भावना में मैंने कहा था कि 60 लाख करोड़ ये इंडियन इकोनॉमी में एफडीआई के द्वारा या इन्वेस्टमेंट के द्वारा आए तो ये हमारे लिए होगा। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कम से कम मैं 15 लाख करोड़ के काम 2 साल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई मैं डिक्लेरेशन नहीं है मेरा, ये हमारी टारगेट है। और एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ साथ फॉरेन इंडस्ट्री भी आए, नई टेक्नोलॉजी भी आए और एफडीआई भी आए। अब डिफेंस में भी एफडीआई 74% तक क्लियर हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम कि जितनी लिक्विडिटी इंडियन इकोनॉमी में आएगी, उतनी हमारे यहाँ जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी
और वो कॉन्टेस्ट में मैंने ये कहा था। चलिए, आपने बहुत विस्तार से इसको क्लैरिफाई किया, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल। आपने ये बात की वेरी एम्बिशियस हाईवे प्रोजेक्ट्स की, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे। ये हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर की जरूरत है, अभी हमारा एक लेबर क्राइसिस नितिन जी चल रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। और मैं उनकी गांव तक गई, अब वो गांव पहुंचे, अब हम चाहते हैं वो शहर वापस आ जाए, और कोविड का जो मामला है वो अभी तक पूरा सॉल्व हुआ नहीं है। तो ये कैसे होगा? लेबर कहाँ से आएगा? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आप सब लोगों का एक थोड़ा सा परसेप्शन गलत हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, पर टोटल इंडस्ट्री में और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो परसेंटेज ऑफ लेबर है, ये संख्या 20% है, 10 से 20%। और दूसरी बात ऐसी है कि इसकी दिक्कत भी आ रही है कुछ प्रमाण में, ये भी सच है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो स्थानिक लेबर है उनकी कॉस्ट, और जो बिहार, यूपी और बैकवर्ड स्टेट से जो लेबर आते हैं उनकी कॉस्ट में थोड़ा फर्क है, वो सस्ते में पड़ता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनको यूज़ करने की कोशिश होती है। तो एक तो पहली बात तो ऐसी है कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दो प्रकार है। स्किल्ड लेबर में जैसे है कि जैसे स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना है, तो वो स्पेसिफिक स्किल्ड लेबर ही लगते हैं। तो ये भी लेबर कभी कभी इस प्रांतों से आए हुए हैं, जैसे मुंबई के अनेक इंडस्ट्री में इस प्रकार के लेबर काम कर रहे थे, और स्वाभाविक रूप से ये समस्या कुछ इंडस्ट्री में है। पर अब बड़े प्रमाण पर ऐसा हुआ है कि लेबर भी आए, जैसे आपको पता होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टीवीएस है, बजाज है, ये 50-60% तो प्रोडक्शन तक चले गए हैं। और कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के, मास्क लगाना, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना, और सैनिटाइजर से हाथ धोना, तो कुछ हमारे यहाँ मैंने देखा इंडस्ट्री ने लेबर की रहने की भी व्यवस्था की है, भोजन की भी व्यवस्था की है। तो ये क्राइसिस है, पर इसके कारण पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, काम बंद हो गया ऐसा नहीं। अभी एनएचआई के काम 90% शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, और ये ज़्यादातर काम जो है ये मैकेनाइज है। जैसे इसमें ड्राइवर जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ट्रक चलाने वाले ड्राइवर है, डंपर से लेकर फिर मशीनरी चलाने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पर मैक्सिमम काम जो होता है मैकेनाइज होता है, और उसमें लोगों ने लोग लाए भी हैं, कुछ वापस भी आए हैं, और कुछ प्रमाण में कुछ समस्या भी कुछ प्रमाण में है। पर इसके कारण गाड़ी रुक जाएगी, एकदम ऐसी स्थिति नहीं है, गाड़ी चल रही है। उसकी स्पीड जो फुल स्पीड थी उसकी थोड़ी कम है। वैसे भी इस समय परिस्थिति भी ऐसी है कि फुल स्पीड में चलने लायक स्थिति नहीं है। और धीरे धीरे मुझे इस बात का भी समाधान है कि बड़े प्रमाण पर गए हुए लेबर भी, वो रोजगार उनको नहीं है, आखिर वो मजबूरी के कारण आए थे, वो भी वापस आना शुरू हो गया। चलिए, एमएसएमई पे मेरे कुछ सवाल है, लेकिन हाईवेज को लेके आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि अब चाइना किसी नए हाईवे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। इस पे मुझे मालूम है बहुत से लोग जानकारी चाहेंगे। जो साइन हो चुके हैं उनका तो शायद आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ये पार्टनरशिप नहीं दी जाएगी। क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, जैसे गंगा पर बन रहे हैं, तो ब्रिजेस के कभी कभी वो 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बड़े टनल्स बड़े बना रहे हैं। तो नेचुरली हमारी सिस्टम का एक थोड़ा सा एक मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है जो हमको सुधारना चाहिए था। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग कोई भी बड़ा काम जब निकालते हैं, जैसे जोजिला टनल है, अब ये टनल की कीमत है 7,500-8 हज़ार करोड़। अब ये टनल पहली बार हम लोग इतनी बड़ी टनल हमारे बना रहे हैं, अब उसमें लिख देते हैं कि इतने बड़ी टनल का जिसने काम किया होगा वही क्वालिफाई होगा। अब हिंदुस्तान में ऐसी टनल ही नहीं बनी तो क्वालिफाई कैसे होगा? तो पहली बात तो हमने ये की है कि अब ये टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को, मैंने सेक्रेटरी हमारे उनको ऐसी सूचना दी है कि आप ये जॉइंट वेंचर करने के बाद तो इंडियन ही काम करता है, तो आप पहली बार इसको पूरा रिलैक्स करके हर काम के लिए 10 से 12 इंडियन कंपनी क्वालिफाई हो सकती है, इतना रिलैक्सेशन डाइल्यूट करिए। एक दूसरी बात, अभी तक जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया है चाइनीज के साथ और उनके काम ऑलरेडी अवार्ड हो गए, वो तो कैंसिल करने के लिए हमने कोई निर्णय नहीं किया है। पर जो अब नए टेंडर आए जिसमें वो लोएस्ट भी आए होंगे, पर हमने उनको अपॉइंटमेंट डेट नहीं दी, उनको नहीं देंगे। और नए इसमें इस प्रकार के जॉइंट वेंचर को कोई आएगा तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ये निर्णय हमने किया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें हमने ये निर्णय किया है, और मुझे लगता है कि इसमें अब हम ऐसी स्थिति आएंगी कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हम लोग निश्चित रूप से क्वालिफाई करके उनसे टेंडर लेंगे।
और मुझे लगता है देश की जो सेंटिमेंट है वो आपके साथ है इस मुद्दे पर नितिन जी, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज यू आल्सो लुक आफ्टर पोर्ट्स। अब हमारे इंडियन पोर्ट्स में जो लोग अभी तक चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स वो अटके हुए हैं। आज कुछ कुरियर कंपनीज ने भी कहा कि हम ये नहीं लिफ्ट कर सकते क्योंकि क्लियरेंसेस, कस्टम क्लियरेंसेस नहीं मिल रही। आपने एक बयान दिया था कि इससे इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इंडियन कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा है। ये हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मेरे स्टेटमेंट को प्रॉब्लम यही होता है कि अधूरा अधूरा करके आप लोग जो करते हो ये उचित नहीं है। पहली बात तो ऐसी है कि चाइना से किसी भी प्रकार के माल जो इंपोर्ट हो रहा है उसका मैं विरोधी हूँ। मैंने अभी अगरबत्ती के ऊपर 30% ड्यूटी बढ़ाने के लिए आग्रह किया ताकि 25-30 लाख लोगों के रोजगार को प्रोटेक्ट करें। हमने पीपी किट 2 महीने के पहले चाइना से लाई थी। अब हमारे देश की एमएसएमई पीपी किट बना रहे हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे रहे हैं, इतना हमने प्रोडक्शन उसका किया है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमारे देश में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यही हमारी भूमिका रही है। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि ये युद्धजन्य परिस्थिति होने के पूर्व जिन लोगों ने चाइना से कोई मटेरियल लिया है तो उन्होंने एलसी दी है। तो चाइना के पोर्ट में वो माल चढ़ने के पहले ही वो एलसी उन्होंने कैश कर ली जी, और वो माल अभी इंडियन पोर्ट में आया। तो स्वाभाविक रूप से चाइना का इसमें कुछ नुकसान नहीं है, जो इंडियन उद्योगों ने माल लिया है उन्हीं को उसमें तकलीफ होगी। तो मैंने सुझाव ये दिया कि अभी इसके बाद नए चाइना से इंपोर्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, ताकि एक तो उसके ऊपर सरकार में 2 ऑप्शन है, एक तो ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और दूसरा ऑप्शन ये कि ये माल के बारे में कुछ कठोर भूमिका लेनी चाहिए। तो इस बार नए कॉन्ट्रैक्ट मत करो, पर युद्धजन्य परिस्थिति के पूर्व जिनकी एलसी चली गई उनका माल अगर आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो नुकसान इंडियन उद्योगों का होता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके पैसे तो पहुंच गए चाइना वालों को, उनका तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके रेफरेंस में केवल मुझे एक शिष्टमंडल मिला था और उन्होंने मुझे डेलीगेशन दिया था, उसमें उस संदर्भ में मैंने बात की कि जिनका पैसा मिल गया और जिनको इंडियन पैसा लगा हुआ, इन लोगों को इसमें से उस माल को करें और अगले इसके बाद में जो भविष्य में इस प्रकार का इंपोर्ट होता है उसके बारे में कठोर रिस्ट्रिक्शन डालें, ताकि आज कोई ऐसा व्यवहार ना करे। आपकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि हम बिल्कुल इसको मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नितिन जी, एमएसएमई की बात करते हैं। एक जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं वो कहती हैं कि लोन्स की जहां तक बात है, गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड एक्सेस टू इजी क्रेडिट, लेकिन उसमें एक चक्कर ये पड़ रहा है कि बैंक्स कहते हैं कि पहले जी आप अपने पुराने लोन्स, पहले सारे लोन्स क्लियर करिए तब किसी नए क्रेडिट की बात करेंगे। अब वो कहते हैं हालात ऐसे हैं कि ये करना मुश्किल है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज जाहिर किया था उसमें जैसे 100 करोड़ का जिनका टर्म लोन है यानी वर्किंग कैपिटल है जी, और 25 करोड़ रुपए जिनका टर्म लोन है, तो उन लोगों के लिए ये 3 लाख करोड़ की प्रोविजन की गई थी। और ये जो वर्किंग कैपिटल जो है उसमें से उसके अगेंस्ट 20% विदाउट कोलैटरल ये पैसा 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा के दे, ये विदाउट कोलैटरल कोई फी ना लेते हुए, ऐसा उसमें डिक्लेरेशन था। तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपेक्षा यही है कि वो 20% इस समय मिलना चाहिए, उसका बाकी बातों से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए और यही रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। अभी तक 1 लाख करोड़ इसमें सैंक्शन हुआ है, करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ का डिसबर्समेंट भी हुआ है। और हमारा एक चैंपियन करके एक वेब पोर्टल है और जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही है, करीब हमने अभी तक 50,000 लोगों के प्रॉब्लम सुलझाए हैं। तो मुझे लगता है मैं उनसे आह्वान करूंगा कि ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो वो जरूर चैंपियन पर आए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बैंकों ने अपने आप में कुछ नियम बनाकर नीचे भेज दिए हैं, उसके कारण ये डिसबर्समेंट में अड़चने आई है, पर इसमें वित्त मंत्री जी भी ध्यान दे रही है। अगर इसमें कोई होगी तो ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और निश्चित रूप से वर्किंग कैपिटल मिलेगा, यही हमारी कोशिश है। और सर, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तरफ से इन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, आपने कोई असेसमेंट किया, कोई आंकड़ा आपके पास दैट दिस मच मनी इज ओड टू दीज एंटरप्राइजेस? नहीं, हमने अभी 20,000 करोड़ की प्रोविजन की है। ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज वाली बात को आप जरा बैंकिंग भाषा में करो कि एनपीए कौन हुए और कौन नहीं हुए। तो आपको याद होगा कि मार्च एंड तक मैंने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा था कि 6 लाख एमएसएमई का हमने रिस्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद ये डेट हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। अब ये करने में प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट पॉलिसी में बैंक इसको रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते क्योंकि एनपीए हो गए वो।
और एनपीए को फिर से वो करने में अड़चन है क्योंकि वो उतने उनके पास ये नहीं है। तो हमने इस पैकेज में 20,000 करोड़ की व्यवस्था की है और 20,000 करोड़ के ये पैकेज में ये जो छोटी छोटी एमएसएमईज है जिनको आज प्रेजेंट बैंक के पॉलिसी में जो एनपीए में फंसी है और जी उनको रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, जी उनको हम हमारे पैसे से उनको इक्विटी देंगे जी और वो इक्विटी ऐड होने के बाद प्रेजेंट बैंक के पॉलिसी में उनका एनपीए का जो स्टेटस है उसको निकल जाएगा और रिस्ट्रक्चर होगा। और इस बात के लिए हमने 20,000 करोड़ की प्रोविजन बैंकों में की है और ये गारंटी हमारी है। ये हमने हमारा जो इंश्योरेंस ट्रस्ट होता है उसमें हमने इसके लिए पैसे भरे हुए हैं। जैसे वो 1:5 यानी अगर 20,000 करोड़ हम कर रहे हैं तो करीब 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ हमारे तरफ डिपार्टमेंट की ओर से हम वो ट्रस्ट में भरते हैं और फिर ये 20,000 करोड़ हमने बैंकों को दिए, पूरी तरह सिक्योर्ड है और इस पैसे से उसको रिस्ट्रक्चर करना है। तो ये बात उसमें है और इसमें काफ़ी करीब 2 लाख एमएसएमई और रिस्ट्रक्चर हो जाएगी, ऐसा हमारा अंदाज है। आपने वित्त मंत्री के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री जीएसटी को लेकर जो डिमांड्स हैं कि जीएसटी इस समय रैशनलाइज होना चाहिए, जीएसटी रिफंड्स होने चाहिए, वो हाउ इस पे क्या प्रोग्रेस हुई है? इसमें भी 5 लाख रुपए तक के जीएसटी के जो रिफंड थे उन्होंने वो तुरंत करने का निर्णय किया है, पर धीरे धीरे ईज ऑफ बिजनेस में है। निश्चित रूप से ये हमारा पूरा आईटी बेस सॉफ्टवेयर है और इसमें अगर ये जैसे जीएसटी का रिफंड है इसमें कोई गतिशीलता आए, क्योंकि एमएसएमई में वर्किंग कैपिटल की बहुत कमी है। अगर उनका जो पैसा बनता है वो कोई 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद मिलता है, इसके बजाय अगर जैसे बनता है तुरंत उनके अकाउंट में वो डिजिटल अकाउंट के द्वारा तुरंत जमा हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास है। हमने वित्त मंत्री जी को कहा है, उन्होंने भी प्रिंसिपली कहा है, वो भी कोशिश कर रही है और जल्दी जल्दी ये पैसा तुरंत मिल जाएगा तो वर्किंग कैपिटल के रूप में एमएसएमई को काफ़ी आधार मिलेगा। हमारी कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए। नितिन जी, कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आई हैं जो अंदाजा लगाती हैं दैट 30 to 40% ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर कुड क्लोज डाउन। अगर ऐसी नौबत आती है जहाँ पे आप देखते हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, छोटी फैक्ट्रीज, छोटी एंटरप्राइजेस बंद हो रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करने के लिए आपके क्या सोच है? देखिए, मुझे भी कुछ काफ़ी बातें सीखने के लिए मिली जी। मैंने कम से कम 120 वेबिनार किए हाँ। और 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो एक मैं ये वेलनेस सेंटर वाले जो है यानी ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सलून, तो अभी भी कुछ जगह ये बंद है जी। इसमें कम से कम 50 से 60 लाख लोग काम करते हैं और इसमें 50% महिलाएं काम करती है जी। फिर रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी हमारे छोटे इसमें आते हैं और रेस्टोरेंट में शेफ और वेटर मिलाकर पूरे कम से कम 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने इस बार ये छोटे छोटे सेक्टर, अभी जिम है, जो आपके जिम्स बने हैं, ये जिम में कम से कम 10 लाख लोग काम कर रहे हैं जी। ये जो फिटनेस सेंटर और ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरली क्या है, ये लोगों को जब से हमने लॉकडाउन किया है तो नेचुरली इनके बिजनेस काफ़ी बड़े प्रमाण पर हैम्पर्ड भी हुए हैं और इनकी रोजी रोटी का भी प्रश्न खड़ा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सच है और इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर को लिखा था कि कोरोना के जैसे अभी एक हेयर कटिंग सैलून में 4 चेयर है, तो मैंने सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए 2 चेयर रखिए, 2 चेयर में के डिस्टेंस 1.5 मीटर रखेंगे। दाढ़ी करने की बात है तो दाढ़ी मत करिए और मास्क लगाइए और इसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो पहली बार आपने इंट्रोडक्टरी इसमें जो कहा था कि कोरोना की लड़ाई तो है ही है और इकोनॉमिक वॉर भी उससे भी डिफिकल्ट और कठिन है जी। और ऐसे समय में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के कारण जिनका रोजगार चला गया उनकी हालत बहुत कठिन है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम से कम जो अनाज देते थे हम मुफ्त में, उसकी मुद्दत भी हमने इसलिए बढ़ाई है कि ऐसे लोगों को कम से कम रोटी तो भी मिले ताकि इनकी चिंता हम करें। पर अब एक बात ज़रूर है कि धीरे धीरे इसके बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका उपयोग करके हमको बहुत सी बातों को सुचारू रूप से चलाना होगा। अब इसके ज़्यादा लॉकडाउन रखने से काफ़ी समस्याएं खड़ी हो रही है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने भी, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार के भी अधीन है, काफ़ी निर्णय किए हैं। अब मुंबई जैसे शहर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा ही है और बाकी जगह पर काफ़ी बड़े प्रमाण पर रेगुलराइज करने की कोशिश हुई है और अभी इसके ऊपर मैंने एक फ्रेज उपयोग में लाई थी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19।
यस। यानी कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति को हमको विकसित करना होगा और इसलिए लोगों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए और इसको समझते हुए आगे जाना चाहिए और लोगों की रोजी रोटी भी कम से कम कुछ प्रमाण में उनको हासिल हो जाए और कोरोना का संकट भी ना आए, ऐसा जाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हमें वैक्सीन मिल जाएगा और एक बार वैक्सीन मिल जाएगा और हम 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो शायद फिर कोई ये समस्या नहीं आएगी। मेरे दो दो आखिरी सवाल। आप ही के महाराष्ट्र के उद्योगपति है राजीव बजाज, आपके भी दोस्त है, हम भी जानते हैं। वो कहते हैं कि ये लॉकडाउन से जीडीपी फ्लैटन हो गया, कोरोना नहीं, जीडीपी फ्लैटन हो गया हमारा। उनको बहुत चिंता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। देखिए, जब कोरोना का संकट आया और ट्रेड इंडस्ट्री बिजनेस क्लोज हुए तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम हुआ, ये बात तो सच है। पर ये नेचुरल कैलेमिटी जैसा एक संकट है। अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करते तो भी लोग कहते हैं, करते तो भी लोग कहते हैं। ये कोई राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है। हमको लोगों की जान भी बचानी है और रोजी रोटी भी बचानी है। अब ये परिस्थिति में धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी वे आउट भी निकले हैं और हम आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर वर्षा जी को आवश्यक है वो है पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ये जो निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, फियर और डर, इसने बहुत मुश्किलें पैदा की। मुंबई जैसे शहर से लोग पटना और लखनऊ पैदल निकल गए, तो ये एक इसी डर के कारण। तो इस बार मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सब पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग पॉजिटिविटी को जगाएं, सकारात्मकता को जगाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ हम इस समस्या का सामना करें। मेरा विश्वास है कि 47 के पहले और बाद में इस देश ने अनेक संकटों का सामना किया है और हम उसमें विजयी हुए हैं। इस संकट पर भी हम मात करेंगे, विजयी होंगे, हमारी इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे और कोरोना की भी लड़ाई जीतेंगे। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हम लोग, जब ये पूरे हमारे ऊपर संकट नहीं पूरे विश्व पर है, ऐसे समय दुनिया के लोग आज इस समय चाइना से डील नहीं करना चाहते, तो हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। ये हम इसका फ़ायदा उठाकर हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और हम आगे जाए आत्मविश्वास के साथ। और पुराने इतिहास का जो भी कुछ अनुभव है उसके साथ मैं ये कहूँगा, 3 वॉर हमारे पाकिस्तान के साथ हुई, इसके पहले चाइना के साथ एक बड़ी वॉर हुई, हमने अनेक भूकंप है, प्रलय है, सब देखे हैं और उस सब का सामना किया है, तूफानों का सामना किया है। अब इन सब सामना करके हम उससे आगे आए, इससे भी हम लोग आगे जाएंगे। यही पॉजिटिविटी और सकारात्मकता को बढ़ाना होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। चले नितिन जी, you have assured us that in the next 2 years you are going to get highway projects worth 15 lakh crores। मैंने सही बोला ना? आपने कहा 2 साल में 15 लाख करोड़ का तो सिर्फ हाईवेज पे आप काम की डेडलाइन सेट कर रहे हैं। अवार्ड करेंगे, अवार्ड करेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क। एक आखिरी सवाल, टू क्रिएट लिक्विडिटी, बिकॉज यू हैव सेड द मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, अगर आपका और कोई सुझाव हो कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट हो इस एनवायरमेंट में। देखिए, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े प्रमाण पर आएगी। पूरे दुनिया में इस समय जो इन्वेस्टर है, जिनके पास पैसा है, उनके सामने भी वो कहाँ इन्वेस्ट करना और ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ मिल सकते हैं, ये उनके सामने भी समस्या है। और इसलिए एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, ये सब का तो पैसा लेते ही हम लोग, पर जापान से जैसे जायका का फंड है, बाकी फंड लेते हैं बुलेट ट्रेन के लिए, वैसे इंश्योरेंस फंड है, पेंशन फंड है और ये शेयर इकोनॉमी है। तो इंश्योरेंस, पेंशन और शेयर, इनमें हमारे देश में काफ़ी काम आगे हो सकता है, हम जा सकते हैं। हम एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज लेके जा रहे हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब एनएचआई की ही रेटिंग पर हम बड़े प्रमाण पर इंश्योरेंस, पेंशन फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इस बार एफडीआई मिलेगा और एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर 100% अलाउ है। तो मुझे लगता है कि हमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, जो केवल हमारे हाईवे सेक्टर को पूरा करेगी, काम करेगी, इतना नहीं, तो देश में लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करेगी। और देश में इकोनॉमी में लिक्विडिटी अगर आएगी तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का व्हील और गति से घूमेगा, इकोनॉमी का व्हील गतिशील होगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी कुछ प्रमाण में कम होगा और ग्रोथ बढ़ेगी। यही मेरा विश्वास है और आज की स्थिति में यही मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा मैं फाइनेंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे लगता है यही उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
Well, you've always been called a doer minister, and it's आपकी जो optimism है, हम यही चाहेंगे कि वो सच निकले. It should come out to be true. Thank you, Nitin Gadkari. Pleasure as always talking to you. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार सर.